हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में डिटेल में। तो पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। तो 1892 के पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और यही वह दौर था जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी और कांग्रेस के माध्यम से समाज के जो सारे वर्ग थे और सभी जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक बहुत बड़ा मंच मिल गया। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपनी कुछ मांगे रखी जो कि राष्ट्रवादी मांगे थी और भारत की स्वतंत्रता में समृद्धि करने वाली मांगे थी। तो चलिए देखते हैं उन्होंने किस प्रकार की मांगे की। तो उनकी मांगों में से पहली मांग क्या थी कि जो विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनमें सुधार किया जाए, यानी कि उनको और ज़्यादा जनप्रतिनिधित्व वाली विधान परिषदें बनाया जाए और नामांकन की बजाय वे इनमें क्या चाहते थे, चुनाव के सिद्धांत को लागू करवाना चाहते थे। चुनाव का सिद्धांत इसमें लागू किया जाए। और क्या मांग थी कि जो वित्तीय मामले हैं उन पर भी इन गैर सरकारी सदस्यों को चर्चा करने का अधिकार दिया जाए। पहले हमने पढ़ा था कि जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें हालांकि जो भारत की तरफ से गैर सरकारी सदस्य नामांकित हो रहे थे उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन वित्तीय मामलों पर, बजट पर उन्हें चर्चा करने का अधिकार नहीं था। तो कांग्रेस अब क्या चाहती थी कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि, भले ही वो नामांकित ही हैं, लेकिन उनको वित्तीय मामलों पर, फाइनेंशियल मैटर्स पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने कांग्रेस की इस मांग पर विचार करते हुए एक समिति का गठन किया। इस समिति को उन्होंने जिम्मेवारी दी कि वो कांग्रेस की इन मांगों पर विचार करे। लेकिन जो भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो ब्रिटेन में बैठकर भारत का शासन चला रहे थे, वे सीधे चुनाव की योजना से, डायरेक्ट इलेक्शन की योजना से सहमत नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से चुनाव करवाए जाएं और डफरिन ने इस मामले पर समिति गठित कर दी थी। तो दोनों की इस पर हमें अलग प्रकार की विचारधारा देखने को मिलती है और हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने पर सहमति व्यक्त की। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से, नामांकन के माध्यम से भारत का हम प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीधे चुनाव हम नहीं करवाएंगे। और लॉर्ड डफरिन ने इस पर फिर भी विचार करने का स्टैंड रखा कि ये मुद्दा विचारणीय है, इस पर विचार किया जा सकता। तो अब हम देखेंगे इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे। तो इस अधिनियम ने विधान परिषदों में अतिरिक्त या जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ाया। और पहले कितनी थी? 1861 के अधिनियम में ये संख्या थी 6 से 12 और अब इसे केंद्रीय विधान परिषद में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस संख्या को कर दिया गया 10 से 16। तो ये संख्या बढ़ा दी गई और इसमें 10 सदस्य अस्थायी होने थे और 6 स्थायी होने थे। 6 + 10 रखे गए, 6 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होने थे। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 का मनोनयन या नॉमिनेशन वाइसराय या गवर्नर जनरल को करना था और जो बाकी के 5 हैं वे किसके द्वारा मनोनीत किए जाने थे? वे जो बाकी की विधायिकाएं थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई, अवध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इनके द्वारा, और एक सदस्य को चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता के द्वारा मनोनीत किया जाना था। तो जो मनोनयन है इसका दायरा विस्तृत किया गया और जो ये प्रांतों की विधानसभाएं हैं इनकी भी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। और इनके सदस्यों को कौन मनोनीत करने वाला था? इनके सदस्यों को जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगर पालिकाएं या म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़ और जमींदार
चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने इनको वो करना था, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये लोग जो प्रांतों की विधायिकाएं हैं इनके सदस्यों को मनोनीत करने वाले थे। और प्रांतों की विधायिकाओं के द्वारा 4 जो केंद्रीय विधानसभा के अस्थायी सदस्य थे उनको मनोनीत किया जाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोनयन का दायरा बढ़ाया गया और 1892 में 24 सदस्यों में से केवल 5 भारतीय सदस्य थे। तो इस अधिनियम के द्वारा जो गैर सरकारी सदस्य रखे गए थे उनकी संख्या 24 थी और इन 24 में से भारतीय केवल 5 थे, यानी कि अब भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम था। सदस्यों को बजट या जनहित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये कुछ लिमिटेशंस के साथ दिया गया कि इसके लिए उन्हें 6 दिनों का नोटिस देना पड़ता था और वो इस पर वोटिंग नहीं कर सकते थे, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। बस ये कह सकते हैं कि ये प्लस पॉइंट था 1861 के अधिनियम की तुलना में। तब बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और क्या प्रावधान किया गया इसमें कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी भारतीयों को नहीं मिला, यानी कि जो भारत की तरफ से मनोनीत सदस्य थे वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके लिए, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि उनके सदस्यों का नामांकन कौन कर सकता था। जिला बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपैलिटीज़, वाणिज्य मंडल, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और जमींदार है, इनको अथॉरिटी दी गई, इन्हें अधिकृत किया गया कि ये प्रांतों की जो विधान परिषदें हैं उनके लिए सदस्यों का नामांकन ये कर सकते थे। गवर्नर जनरल की अनुमति से विधान परिषदों को नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया, यानी कि इनका भी जो कार्य करने का दायरा है उसे थोड़ा और विस्तृत किया गया, लेकिन ऐसा वे गवर्नर जनरल या वाइसराय की अनुमति से ही कर सकते थे। तो अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम का अगर हम मूल्यांकन करें तो कहाँ ये स्टैंड करता है। यह अधिनियम आधुनिक भारत में सरकार के एक प्रतिनिधित्व स्वरूप की तरफ पहला कदम था, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसकी तरफ ये पहला स्टेप था। हालांकि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भारतीय मनोनीत किए जाने थे वे अपने आप में पहले से ही शक्तिशाली थे और वे अंग्रेजों के प्रति ही वफादार थे, और इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। यह अपने आप में एक हम सकारात्मक कदम कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने केवल जो कांग्रेस की मांगे हैं उन्हें थोड़ा ही स्वीकार किया और इस अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कई क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया, क्योंकि जो कांग्रेस की मांगे थी उन्हें अच्छे ढंग से स्वीकार नहीं किया, केवल थोड़ा बहुत स्वीकार किया ताकि जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक तरीके से जो विरोध की भावना है उसको कम करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत मांगे स्वीकार कर ली गई। लेकिन परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, इससे कई क्रांतिकारी आंदोलनों का जन्म हुआ। बाल गंगाधर तिलक जैसे कई नेताओं ने सकारात्मक विकास की कमी के लिए याचिकाओं और अनुनय विनय की कांग्रेस की उदारवादी नीति को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अब प्रार्थना पत्र लिखने से या फिर रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें आक्रामक कदम उठाने होंगे। तो उन्होंने जो भारतीय जनता थी उनसे अब आक्रोश का आह्वान। तो प्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम से भले ही बहुत कुछ हम ना हासिल कर पाए हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें इससे काफ़ी कुछ मिला कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसने जोर पकड़ा। तो ये था पूरा डिस्कशन इस टॉपिक पर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।